आज की हमारी चर्चा का विषय है सीखना, यानी अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये एक ऐसा विषय है जो सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं बल्कि ये समझने के लिए भी ज़रूरी है कि हम इंसान के तौर पर दुनिया में काम कैसे करते हैं। बिल्कुल, आदतें कैसे बनाते हैं, कोई नया हुनर कैसे सीखते हैं। सही कहा। और ये कोई आसान सवाल है भी नहीं। मनोवैज्ञानिकों ने, आप देखिए, सदियों से इस पर बहस की है। हाँ। क्या सीखना धीरे धीरे कोशिश कर करके होता है, या फिर ये दिमाग में अचानक जलने वाली एक बत्ती की तरह है, एक यूरेका मोमेंट। हमारे पास जो स्रोत हैं वे सीखने के 8 सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को खंगालते हैं। तो आज हम यही करने वाले हैं। इन अलग अलग नजरियों को समझने की कोशिश करेंगे और हम इस बहस के एक सिरे से शुरू करेंगे। अच्छा। उस आइडिया से कि सीखना असल में कोशिश करने और गलतियां करने का ही दूसरा नाम है। चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। देखते हैं कि एक भूखी बिल्ली, एक कुत्ता और एक चिंपैंजी हमें इंसानी दिमाग के बारे में क्या सिखा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक की। जी। उनका सिद्धांत है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, मतलब ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये नाम ही अपने आप में काफी कुछ बता देता है ना। हाँ बिल्कुल। इसका जो मूल विचार है वो बहुत ही सहज है। हम कोशिश करते हैं, हमसे गलतियां होती हैं और हम उन गलतियों से सीखते हैं। थॉर्नडाइक ने इसी सीधे से विचार को साइंटिफिकली साबित करने के लिए एक भूखी बिल्ली पर एक बहुत मशहूर प्रयोग किया। हाँ, पजल बॉक्स वाला प्रयोग। जी। उन्होंने बिल्ली को एक खास पजल बॉक्स में बंद कर दिया। बाहर खाना रखा था और दरवाजा खोलने के लिए अंदर एक लीवर था। तो जाहिर है भूखी बिल्ली ने बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर दिया होगा। बिल्कुल। उसने पिंजरे को खरोचा, सलाखों को खींचा, मतलब दर्जनों बेकार की कोशिशें की। और इन्हीं कोशिशों के बीच इत्तेफाक से उसका पंजा लीवर पे पड़ गया और दरवाजा खुल गया। अच्छा। और जब इस प्रयोग को बार बार दोहराया गया तो थॉर्नडाइक ने देखा कि बिल्ली हर बार बाहर निकलने में कम समय ले रही थी। वो धीरे धीरे बेकार की हरकतें छोड़ रही थी। मतलब वो सोच समझकर नहीं बल्कि बस गलतियों को हटाकर सही एक्शन तक पहुंची। सही पकड़ा आपने। लेकिन थॉर्नडाइक सिर्फ कहानी बताकर नहीं रुके, उन्होंने इससे कुछ नियम भी निकाले ना। हाँ, और यही उनके काम का निचोड़ है। उन्होंने 3 मुख्य नियम दिए। पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। जी, यानी सीखना तभी असरदार होता है जब सीखने वाला दिमागी तौर पर तैयार हो। अगर बिल्ली भूखी ना होती तो शायद वो इतनी मेहनत ही नहीं करती। सही बात है। और दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी अभ्यास का नियम, जो हम सब जानते हैं, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जी। बार बार दोहराने से वो जो सही एक्शन और नतीजे के बीच का कनेक्शन था वो मजबूत होता गया। और तीसरा नियम शायद सबसे दिलचस्प है, लॉ ऑफ इफेक्ट। बिल्कुल, प्रभाव का नियम। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यवहार का नतीजा सुखद हो, जैसे बिल्ली के लिए खाना मिलना, तो उस व्यवहार के दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर नतीजा दुखद हो तो घट जाती है। एकदम। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। आज के जमाने में सोशल मीडिया के लाइक और शेयर बटन इसी नियम पर तो काम करते हैं। हाँ, हर लाइक एक छोटा सा इनाम है। बिल्कुल, जो हमें और ज्यादा पोस्ट करने के लिए प्रेरित करता है। तो थॉर्नडाइक के हिसाब से सीखना एक धीमा मैकेनिकल प्रोसेस है। लेकिन इसी दौरान एक और मनोवैज्ञानिक, इवान पावलोव, वो सीखने की एक बिल्कुल अलग प्रक्रिया की खोज कर रहे थे। हाँ, और वो प्रक्रिया तो ज्यादातर हमारे कंट्रोल में भी नहीं होती। सही कहा। पावलोव असल में कुत्तों के पाचन तंत्र पर रिसर्च कर रहे थे, सीखने पर तो कर भी नहीं रहे थे। अच्छा। जी। उन्होंने देखा कि कुत्तों को खाना देने पर उनके मुंह में लार आती है, जो कि एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। लेकिन उन्होंने एक अजीब बात नोट की। क्या? कि कुछ समय बाद कुत्ते सिर्फ उनके कदमों की आहट सुनकर या खाना लाने वाले असिस्टेंट को देखकर ही लार टपकाने लगते थे। ओहो, यानी उनका दिमाग खाने को उन चीजों से जोड़ने लगा था जिनका खाने से सीधा कोई लेना देना नहीं था। प्रिसाइसली। इसी से उन्हें अपना मशहूर प्रयोग करने का आइडिया आया। उन्होंने खाना देने से ठीक पहले एक घंटी बजाना शुरू कर दिया। पहले घंटी बजती फिर खाना मिलता। हाँ, और कई बार ऐसा करने के बाद एक दिन उन्होंने सिर्फ घंटी बजाई, खाना नहीं दिया, और उन्होंने देखा कि कुत्ता सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर ही लार टपका रहा था। वाह! उसके दिमाग में घंटी और खाने के बीच एक मजबूत जुड़ाव, एक अनुबंधन या कहिए कंडीशनिंग हो गई थी। ये सुनने में तो एक लैब एक्सपेरिमेंट लगता है, पर इसका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है? अरे बहुत गहरा लेना देना है।
आप सोचिए फोन पर आने वाली नोटिफिकेशन की पिंग आवाज के बारे में। वो आवाज अपने आप में कुछ नहीं है, न्यूट्रल है, लेकिन उसे किसी दोस्त के मैसेज, एक लाइक या एक जरूरी ईमेल की उम्मीद के साथ जोड़ दिया गया है। सही बात है। हमारी कई भावनाएं और डर इसी क्लासिकल कंडीशनिंग से पैदा होते हैं। बिल्कुल। रुकिए, तो थॉर्नडाइक का इनाम वाला लॉ ऑफ इफेक्ट और पावलोव की ये कंडीशनिंग, ये दोनों सुनने में काफी मिलते जुलते लगते हैं। हाँ, उनमें कुछ समानताएं हैं। क्या बीएफ स्किनर ने इन दोनों आइडियाज को मिलाकर कुछ नया नहीं बनाया था? क्या बात है, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। स्किनर ने थॉर्नडाइक के काम को आगे बढ़ाया, लेकिन एक बहुत जरूरी फर्क के साथ। अच्छा। उन्होंने कहा कि पावलोव की कंडीशनिंग पैसिव है, घंटी बजी, लार आई, लेकिन ज्यादातर सीखना एक्टिव होता है। हम कुछ करते हैं और उसके नतीजे से सीखते हैं। इसे उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा। तो ऑपरेंट का मतलब है कि हम अपने आसपास के माहौल पर ऑपरेट कर रहे हैं। बिल्कुल। स्किनर का पूरा फोकस व्यवहार के परिणाम पर था। उनका मानना था कि व्यवहार को उसके बाद मिलने वाली चीज कंट्रोल करती है। जैसे अगर किसी बच्चे को होमवर्क करने के बाद खेलने मिलता है तो वो अगली बार भी होमवर्क करेगा। इस इनाम को उन्होंने पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट कहा। अच्छा, तो ये गेमिंग एप्स में लेवल पार करने पर मिलने वाले पॉइंट्स जैसा है? एकदम सही उदाहरण है। गेम में मिलने वाले रिवॉर्ड्स, ऑफिस में मिलने वाला बोनस, ये सब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। स्किनर का मानना था कि सही रीइंफोर्समेंट से किसी भी व्यवहार को सिखाया जा सकता है। ये तीनों थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर व्यवहारवादी कहलाते थे। बिहेवियरिस्ट। हाँ, क्योंकि उनका मानना था कि दिमाग एक ब्लैक बॉक्स है, हम उसके अंदर नहीं देख सकते, इसलिए हमें सिर्फ बाहरी व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो व्यवहारवादियों का नजरिया ये है कि हम सब बाहरी इनाम और सजा से सीखते हैं। लेकिन ये बात मुझे थोड़ी अधूरी लगती है। ये हमारे दिमाग के अंदर चलने वाली सोच, प्लानिंग और उन आहा मोमेंट्स को तो नहीं समझाता। आपने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है, जिसने मनोविज्ञान को 2 हिस्सों में बांट दिया था। अच्छा जी, इसी ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या होता है ये जानने के लिए एक नया ग्रुप उभरा, जिन्हें गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट कहते थे। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब है समग्र रूप या पैटर्न। हाँ, और उनका नारा था द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। मतलब हम चीजों को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूरी तस्वीर के तौर पर समझते हैं। बिल्कुल। और इसी आइडिया को वुल्फगैंग कोहलर ने अपने मशहूर चिंपैंजी प्रयोग से साबित किया। उन्होंने सुल्तान नाम के एक चिंपैंजी को एक कमरे में बंद किया और छत से केले लटका दिए। हाँ, जो उसकी पहुंच से बाहर थे, और कमरे में कुछ खाली बक्से बिखरे पड़े थे। तो सुल्तान ने क्या थॉर्नडाइक की बिल्ली की तरह हाथ पैर मारना शुरू कर दिया? नहीं, यही तो फर्क है। उसने कोशिश की, लेकिन जब वो नाकाम रहा तो एक कोने में जाकर बैठ गया और बस देखने लगा, केलों को, बक्सों को, उनके बीच की दूरी को। मतलब वो दिमाग में पूरी समस्या को एक साथ प्रोसेस कर रहा था। ऐसा ही लग रहा था। और फिर अचानक, जैसे उसके दिमाग में बिजली कौंधी हो, वो उठा, बक्सों को एक के ऊपर एक रखा, उस पर चढ़ा और केले हासिल कर लिए। वाह, मतलब ये सीखना धीरे धीरे नहीं हुआ बल्कि अचानक एक सूझ या इंसाइट से हुआ। इसी को यूरिका मूवमेंट कहते हैं। कोहलर के अनुसार सीखना मैकेनिकल नहीं बल्कि एक संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव प्रक्रिया है। ये पूरी तस्वीर और समझने वाली बात काफी दमदार है। ये रट्टा मारने के बिल्कुल खिलाफ जाती है। हाँ, और इसी पर डेविड आसुबेल ने काम किया। वो रोट लर्निंग के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने मीनिंगफुल लर्निंग का सिद्धांत दिया। जी, अर्थपूर्ण अधिगम। उनका कहना था कि सीखना तब तक अधूरा है जब तक नई जानकारी को पुरानी जानकारी से जोड़ा ना जाए। मतलब नई जानकारी को हवा में नहीं छोड़ना है बल्कि उसे दिमाग में पहले से मौजूद ज्ञान के ढांचे में फिट करना है। बिल्कुल। आसुबेल का एक बहुत मशहूर कथन है कि सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अकेला कारक ये है कि सीखने वाला पहले से क्या जानता है। सही बात है। अगर नई जानकारी को पहले से मौजूद ज्ञान से जोड़ दिया जाए तो वो सिर्फ याद नहीं रहती बल्कि हमारी समझ का स्थायी हिस्सा बन जाती है। तो अब हमारे पास 2 बड़े खेमे हैं। एक तरफ व्यवहारवादी जो इनाम और आदत पर जोर देते हैं, दूसरी तरफ संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक, हाँ, जो समझ और सूझ की बात करते हैं। लेकिन क्या हम सिर्फ अकेले में ही सीखते हैं? हमारे आसपास के लोग, हमारा समाज, उसका कोई रोल नहीं है? बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब एल्बर्ट बंडूरा ने दिया। उन्होंने इन दोनों दुनियाओं के बीच एक पुल बनाया, सोशल लर्निंग थ्योरी। जी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत
ये कहता है कि हम सिर्फ करके या सोचकर ही नहीं, बल्कि दूसरों को देखकर भी सीखते हैं। इसे मॉडलिंग या नकल करना कहते हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण तो उनका बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट है। हाँ, जहां बच्चों ने एक वयस्क को गुड़िया के साथ आक्रामक व्यवहार करते देखा। और फिर जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने भी ठीक वैसा ही किया। बिल्कुल। लेकिन बेंडूरा सिर्फ नकल की बात नहीं करते। उन्होंने बताया कि इस तरह से सीखने के लिए 4 मानसिक चरण जरूरी हैं। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। जी, पहले ध्यान देना, फिर याद रखना, फिर उसे कर पाना और आखिर में उसे करने की कोई वजह होना। ये बात मुझे एक पर्सनल अनुभव की याद दिलाती है। मैंने एक बार YouTube पर एक शेफ को देखा था। मेरा अटेंशन पूरा था, मैंने स्टेप्स रिटेन भी कर लिए, लेकिन जब रिप्रोडक्शन की बारी आई तो नतीजा एक पूरी तरह से ट्रेजेडी था। हाँ, तो सिर्फ देखना ही काफी नहीं है। आपने बेंडूरा के सिद्धांत को पूरी तरह से समझ लिया है। हमने व्यक्ति की बात की, उसके दिमाग की बात की, समाज की, लेकिन क्या किसी ने उस पूरे माहौल की बात की है जिसमें ये सब होता है? कर्ट लेविन ने की। उनकी फील्ड थ्योरी यानी क्षेत्र सिद्धांत थोड़ा अलग है पर बहुत शक्तिशाली है। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, B = F/P, देखने में ये किसी साइंस की क्लास जैसा लग रहा है। पर इसका मतलब बहुत सीधा है। B यानी व्यवहार, P यानी व्यक्ति और E यानी उसका वातावरण। इन दोनों का एक फंक्शन है। अच्छा। लेविन का कहना था कि हर व्यक्ति का अपना एक लाइफ स्पेस होता है। इस स्पेस में उसकी ज़रूरतें, उसके लक्ष्य, उसकी प्रेरणाएं, सब कुछ शामिल होता है। और सीखना इसी लाइफ स्पेस के अंदर होता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उस पल के माहौल पर भी निर्भर करता है। एक ही स्टूडेंट शांत लाइब्रेरी में अलग सीखेगा और शोर वाले कैफे में अलग। तो ये सारे सिद्धांत हमें सीखने की प्रक्रिया के अलग-अलग पहलू दिखाते हैं। लेकिन असल जिंदगी में सीखना कभी भी इतना सीधा नहीं होता। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। बिल्कुल। और इसी उतार चढ़ाव को मापने के लिए लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट है। अधिगम वक्र। हाँ, ये एक ग्राफ है जो दिखाता है कि समय के साथ हमारी सीखने की रफ्तार कैसी है। शुरुआत में हम धीरे सीखते हैं, फिर तेजी आती है और फिर रफ्तार धीमी पड़ सकती है। और कभी-कभी तो रफ्तार बिल्कुल रुक जाती है। हम मेहनत करते रहते हैं पर कोई प्रोग्रेस नहीं दिखता। इसे ही पठार या प्लेट्यू कहते हैं, है ना? जी, और ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। हाँ। पर ये सीखने की प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है। इसके कई कारण हो सकते हैं, थकान, बोरियत, या शायद आप एक ही तरीके से कोशिश कर रहे हैं जो अब काम नहीं कर रहा। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है रुकना, आराम करना और अपनी रणनीति बदलना। शायद कोई नया तरीका आजमाना। ये पठार एक सिग्नल है कि अब कुछ बदलने का वक्त आ गया है। तो ये थी सीखने की प्रक्रिया से जुड़ी 8 महत्वपूर्ण थ्योरीज। थॉर्नडाइक की बिल्ली से लेकर कोहलर के चिंपांजी तक। इन सब का कुल मतलब क्या निकलता है? निचोड़ ये है कि सीखना एक बहुआयामी प्रक्रिया है। कोई एक सिद्धांत इसका पूरा सच नहीं बता सकता। व्यवहारवादी हमें बाहरी दुनिया और आदतों की अहमियत याद दिलाते हैं। संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक हमें हमारे दिमाग की ताकत दिखाते हैं। और बंडोरा हमें याद दिलाते हैं कि हम एक दूसरे से सीखते हैं। और लेविन हमारे माहौल पर ध्यान देने को कहते हैं। तो एक अच्छा सीखने वाला या सिखाने वाला वही है जो इन सभी सिद्धांतों को एक टूल बॉक्स की तरह इस्तेमाल करे। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। सीखने की कोई एक चाबी नहीं है, बल्कि चाबियों का एक गुच्छा है। ये पूरी चर्चा एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। जब हम अगली बार कोई नई चीज सीख रहे हों, चाहे वो कोई नई भाषा हो या गाड़ी चलाना, तो क्या हम एक पल रुककर ये पहचान सकते हैं कि उस वक्त इनमें से कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। क्या हम अपनी ट्रायल एंड एरर वाली स्टेज में हैं या हमें किसी यूरेका मोमेंट का इंतजार है? और क्या इस जागरूकता से हम अपने सीखने के तरीके को और बेहतर बना सकते हैं?